चलिए ना, कल हम लोगों ने लास्ट में सीसॉ वाला केस कर लिया था शायद, है ना, फोल्डेड स्क्वायर। चलिए उसके आगे के जो केसेस हैं उसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेबल जो हम लोग बना रहे थे उसमें बाकी की जो एंट्रीज हैं उन्हें स्टार्ट करेंगे हम लोग। उनमें एंट्रीज में क्या क्या आ जाता है वो देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, चलिए एंट्रीज की बात करें तो टेबल जो हमने बनाए थे कॉलम, सबसे पहले आ जाएगा सीरियल नंबर, फिर आ जाएगा एच, फिर आ जाएगा सिग्मा, फिर आएगा लोन पेयर, फिर आएगा हाइब्रिडाइजेशन, फिर आएगा इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, मॉलिकुलर ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल, है ना, और इस तरह चलता रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दो केसेस कल हमने sp3d हाइब्रिडेशन के पढ़े थे। केस नंबर जो विदाउट लोन पेयर वाला था और एक केस नंबर जो विद लोन पेयर, मतलब 8 केसेस हो चुके हैं। 9th और 10th केस को यहाँ पर डिस्कशन करते हैं पहले हम लोग, फिर बढ़ेंगे आगे के केसेस पे। सबसे पहले सपोज केस नंबर 9 और केस नंबर 10 की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, मॉलिक्यूल आपके सामने लिखा गया, पहला मॉलिक्यूल लिखा गया बेटा ClF3, या फिर मॉलिक्यूल लिख दिया गया बेटा BrF3, या फिर मॉलिक्यूल लिख दिया गया बेटा IF3 एटसेट्रा, और एक लिख दिया गया XeF2 या फिर ICl2 माइनस एटसेट्रा। ये मॉलिक्यूल आपको दिए गए। अब इसमें अगर हम ClF3 की बात करें तो यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेटा क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। फ्लोरीन मोनोवैलेंट है या नहीं बेटा? है। तो 7 + 3 कितना हो गया? 10। 10 का हाफ किया तो 5। 8 + 2 10, 10 का हाफ किया 5। तो दोनों के अंदर H का वैल्यू जो निकल के आएगा वो H का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है बेटा? 5। और यहां पर भी कितना निकल के आ रहा है? 5। जब भी H का वैल्यू 5 आएगा, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा बेटा? sp3d। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा बेटा? sp3d। sp3d की आइडियल कंडीशन में जो ज्योमेट्री होगी वो कौन सी होगी बेटा? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, तो ये ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होगी इसकी आइडियल ज्योमेट्री। अब आगे बात करते हैं। सेंट्रल एटम ने पोजीशन तैयार करी है 5। साइड एटम पहले वाले केस में कितने आए? 3। तो 2 क्या आएंगे बेटा? लोन पेयर। और यहां पर 5 पोजीशन तैयार हुई है, साइड एटम कितने आए? 2। तो 3 क्या आएंगे बेटा? लोन पेयर। अब जरा इस केस को जो हम AB2L1 वगैरह इस फॉर्म में लिख रहे थे वैसे लिख दें तो ये AB3L2 टाइप का केस है बेटा, और ये AB2L3 टाइप का केस बन जाएगा बेटा। ठीक है ना। अच्छा, कल हम लोगों ने बात कर रहा था कि जो लोन पेयर आएगा इक्वेटोरियल और एक्सियल में, उसको कहां रखना है उसको पहले चेक करना पड़ता है। और चेक करने के लिए आपको क्या देखना होता है बेटा? नंबर ऑफ डोमिनेंट रिपल्शन। डोमिनेंट रिपल्शन किसको मानते हैं? जो रिपल्शन 90 डिग्री या लेस देन 90 डिग्री के होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं बेटा? डोमिनेंट। और कल हमने डिसाइड किया था कि यहां पर लोन पेयर जब भी आएगा वो कौन सी पोजीशन पे आएगा? इक्वेटोरियल। तो एक लोन पेयर कल था वो भी इक्वेटोरियल पे आया, आज 2 लोन पेयर है वो भी इक्वेटोरियल पे आएंगे, और 3 है वो भी इक्वेटोरियल पे ही आएंगे। तो आइए उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले सेंट्रल एटम क्लोरीन ने अपने आसपास बॉन्ड बनाने की कितनी पोजीशन तैयार करनी है बेटा? 5। ठीक है, इन 5 पोजीशन में से 3 पोजीशन तो प्लेन पे तैयार हुई, और 2 पोजीशन कैसी होगी? प्लेन से बाहर और प्लेन से अंदर। अभी डायग्राम ड्रॉ नहीं करेंगे, चेंज करेंगे इसमें हम। ये प्लेन से बाहर और अंदर जो है वो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। लेकिन इसमें कितने लोन पेयर आ रहे हैं? 2। और लोन पेयर को कहां पर रखना है? इक्वेटोरियल पे कि एक्सियल पे बेटा? इक्वेटोरियल पे। ये येलो कलर वाली जो 3 पोजीशन है ना, ये इक्वेटोरियल है। तो इन 3 में से 2 इक्वेटोरियल पोजीशन पे अपन ने क्या रख दिया? लोन पेयर, क्योंकि 2 ही लोन पेयर है हमारे पास। ठीक है, अब बची हुई 3 पोजीशन जो है इनमें से यहां पर कौन आएगा? फ्लोरीन। यहां पर कौन आएगा? फ्लोरीन। और यहां पर भी कौन आएगा? फ्लोरीन। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये लोन पेयर इस लाइन को सीधा रहने देगा या बेंड कर देगा बेटा? बेंड करते, सीधा होता तो एंगल 90, पर जब ये धक्का देगा तो ये एंगल 90 का रह जाएगा या लेस देन 90 का हो जाएगा बेटा? लेस देन 90 का हो जाएगा। तो अब इसको वैसा बना देते हैं कि ये लोन पेयर ने धक्का दिया तो ये लाइन थोड़ी सी आगे चली गई, और ये भी लाइन थोड़ी सी आगे चली गई। ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन गया। ये जो स्ट्रक्चर बन के आ रहा है, इसको अगर आप ये दोनों फ्लोरीन जो है ना ब्लू वाले, इसको ऐसे ऐसे ही ये इसको पकड़ के ऐसे घुमा दे तो ये ऐसा बनेगा और नीचे ऐसा आएगा, टी शेप बनता है। कौन सा शेप बनता है बेटा? टी शेप। ठीक है ना। ये जो है ऐसा, इसको ऐसा कर दे और बीच में से एक लाइन निकल रही है तो ये टी जैसा शेप बन के आ जाएगा। और इसके अंदर अगर बॉन्ड एंगल की बात करें तो ये जो ब्लू कलर की पोजीशन है ये कौन सी पोजीशन है? एक्सियल। और येलो वाला ये वाली कौन सी? इक्वेटोरियल। तो एक्सियल इक्वेटोरियल का एंगल वैसे 90 का होता है, बट यहां पर एंगल कितना हो जाएगा बेटा? लेस देन 90। दूसरी बात, ये ब्लू और ब्लू अगर सीधे होते तो एंगल कितने का होता? 180। लेकिन अभी ये सीधे नहीं है, बेंड हो गए, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा? लेस देन 180। तो ये एंगल हो जाएगा लेस देन 180 डिग्री का। ठीक है, इसके अलावा टी शेप है बेटा। टी कॉपी पे बनाते हो कि नहीं बनाते हो? बनाते हो। तो टी शेप कैसा होगा? प्लेनर की नॉन प्लेनर? प्लेनर। तो ये जो टी शेप है
ये टी शेप कहलाएगा प्लेनर। और अगर ये प्लेनर है तो सारे एटम एक ही प्लेन पे होंगे, तभी तो ये प्लेनर होगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन द सेम प्लेन कितने हो जाएंगे? 4। अब जरा इसको 3D में इमेजिन कर लेते हैं एक बार कि ये किस तरह से दिख रहा होगा। आइए देखते हैं इसको। ये अपन ने 3 इक्वेटोरियल पोजीशन बना दी, जो येलो कलर से दिखाई गई 3 पोजीशन वो ऐसी है। ये एक एक्सियल पोजीशन और यहाँ एक एक्सियल पोजीशन है। यहाँ लोन पेयर लगाया, यहाँ लोन पेयर लगाया, ठीक है। इन दोनों लोन पेयर का रिजल्टेंट बीच में आएगा। फिजिक्स लगाइए थोड़ी सी। ये दोनों लोन पेयर का रिजल्टेंट बीच में आएगा, ठीक है। तो ये दोनों का रिजल्टेंट जब बीच में आएगा तो ये बीच वाला लोन पेयर जो है उसको आगे धक्का देगा। ये सीधा होता तो 90 डिग्री होता, धक्का दे दिया तो कितना हो गया? लेस देन 90। ये वाला डायग्राम बनता है। और ये जो सीधा था इस पे भी लोन पेयर का रिपल्शन लगा, ये भी ऐसे चलेगा। अब जरा ये ब्लू और ग्रीन को भूल जाइए, है ना। ब्लू और ग्रीन को अगर हटा दें तो ये डायग्राम आपको कैसा दिखेगा? ब्लू और ग्रीन को हटाने के बाद कि ये ऐसा है और ये ऐसा है, ये ऐसा डायग्राम बनेगा। यहाँ ब्लू था, यहाँ ग्रीन था, ऐसा मान लो। तो ये जो डायग्राम बन के आ रहा है, ये डायग्राम ऐसा है बेटा, ठीक है। और ये जो डायग्राम बन रहा है, क्या ये टी जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बेटा? दिख रहा है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? टी शेप। थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड टी है, एकदम एग्जैक्ट टी नहीं है, लेकिन हाँ टी शेप ही बोला जाता है। डिस्टॉर्टेड टी बोलते तो भी मान लीजिएगा। और ये एंगल लेस देन 90, लेस देन 90। और ये वाला एंगल कितने का बेटा? लेस देन 180। होता तो 180 होता है, ऐसा हो गया तो लेस देन 180 हो गया। क्या सारे एटम प्लेन पे है कि नहीं है बेटा? है। तो 1 2 3 और चौथा सेंट्रल एटम, ये सारे एटम किस पे आएंगे बेटा? सेम प्लेन पर। अगले केस के ऊपर मूव करते हैं। अगला जो केस आ रहा है हमारे सामने वो आ रहा है XeF2, ठीक है। XeF2 में सेंट्रल एटम कौन है बेटा? जेनन। जेनॉन ने अपने आसपास बॉन्ड बनाने के कितने पोजीशन तैयार करे? 5। 5 में से 3 पोजीशन तो इक्वेटोरियल है और 2 पोजीशन कौन सी होगी बेटा? एक्सियल, ठीक है। अब देखो ये कायदे से ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। अब इसमें कितने लोन पेयर आ रहे हैं बेटा? 3। और sp3d में लोन पेयर जब भी आएगा कौन सी पोजीशन पे आएगा? इक्वेटोरियल। तो लोन पेयर जो है यहां पर आ जाएगा पहले इक्वेटोरियल पे, यहां पर आ जाएगा दूसरे इक्वेटोरियल पे और यहां पर आ जाएगा तीसरे इक्वेटोरियल पे। तीनों लोन पेयर को जरा सोचिए, फिजिक्स के हिसाब से सोचिए। वेक्टर्स आप पढ़ते हैं, ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन लगाइए, तीनों एक दूसरे के रिजल्टेंट को कैंसिल कर देंगे। तीनों क्योंकि 120 120 120 में है तो तीनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 0। ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये उधर रिपेल करेगा, वो उधर रिपेल करेगा, लेकिन सारे रिपल्शन लगने के बाद ये जहां होना चाहिए था घूम फिर के वहीं पे आ जाएगा। और घूम फिर के वहीं पे आ जाएगा तो बेटा 2 फ्लोरीन में से एक फ्लोरीन यहां लगेगा, एक फ्लोरीन यहां लगेगा। ना ये आगे बेंड होगा ना पीछे बेंड होगा, ये जैसा था वैसे का वैसा रहेगा। और वैसे का वैसा रहा तो बताइए, इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए। एटम 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 का जो अरेंजमेंट है वो कैसा दिख रहा है आपको? लीनियर। तो इसका मतलब है यहां पर जो नाम आएगा बेटा ज्योमेट्री का, जिसको हम मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बोल रहे हैं, वो क्या आ जाएगा? लीनियर। और मुझे बताइए बॉन्ड एंगल कितने का होगा इसका? यहां पर कोई 120 का एंगल है क्या? यहां तो हवा है तो 120 नहीं होगा। ये होता तो 90 हो सकता था, पर यहां पर कुछ है ही नहीं तो 90 कहां से आएगा? इसमें एक ही एंगल होगा और वो एंगल कितने का होगा बेटा? 180 डिग्री। अच्छा मुझे बताइए ये स्ट्रक्चर प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है? प्लेनर। लीनियर एक लाइन है, लाइन कैसी होती है? प्लेनर, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर कैसा है बेटा? प्लेनर। और अगर प्लेनर है तो क्या बताइए सारे एटम सेम प्लेन पर होंगे कि नहीं होंगे बेटा? होंगे। तो आपसे पूछा जाएगा अगर कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन द सेम प्लेन, तो बताइए आंसर कितना आएगा? 3। तो ये इसकी कंडीशन है, इसको नोट डाउन करिए। आगे बढ़ते हैं sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन की तरफ। तो 3D में सारे केसेस को इमेजिन करते हुए चलेंगे, क्योंकि 3D में एक बार इमेजिन कर लिया तो चीजों को याद नहीं करना पड़ेगा, अपन इजीली इसको समझ के कर सकते हैं। और कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए इजीली आप उसको सॉल्व कर सकते हैं।
लिख लिया सबने बेटा? चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें अगले केस की तरफ है। 1 मिनट लास्ट। लिख लिया? चलिए ना, अब इसके आगे के केसेस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। यहां पर हमने sp3d हाइब्रिडाइजेशन तक डिस्कशन किया, बचता है sp3d2 और sp3d3, दोनों में 3-3 केसेस हमें पढ़ने हैं, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगेन वही सीरियल नंबर, h का वैल्यू, सिग्मा, लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल और एग्जांपल, ठीक है। अगर हम इस केस को देखें तो यहां पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन के आते हैं, आइए उस पर एक बार बात करते हैं वापस से। 3 केसेस हम लोग यहां पर ड्रॉ करेंगे और 3 केसेस में सबसे पहले तो इसका जो नॉर्मल केस होगा विदाउट लोन पेयर वाला, जो एक्चुअल केस है, आइडियल केस है, जो कि हम पहले पढ़ भी चुके हैं, और उसके बाद लोन पेयर आने के बाद क्या क्या चेंजेस आएंगे वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। केस नंबर 11, केस नंबर 12 एंड केस नंबर 13 रहेगा आपके सामने। यहां पर अगर हम लोग बात करें तो बेटा सबसे पहला जो एग्जाम्पल आपके सामने आ रहा है वो क्या आ रहा है बेटा? SF6। अगला एग्जाम्पल जो आपके सामने आ रहा है वो CLF5 या फिर BRF5 या फिर हम बोले तो IF5, ऐसा कोई भी एग्जाम्पल दिया जा सकता है। और एक एग्जाम्पल आपके सामने आ रहा है XGF4 या फिर ऐसा बोले तो ICL4 पे -1 एक्सेट्रा, ऐसा कोई एग्जाम्पल आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले ऊपर वाला एग्जाम्पल देखें। पहला एग्जाम्पल क्या देखा बेटा? SF6। सबका पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं एक बार सारे मॉलिक्यूल्स का। बेटा 6 + 6 12, 12 का हाफ किया 6, ठीक है। 7 + 5, 7 + 5, 7 + 5 12, 12 का हाफ किया 6। 8 + 4 12, 12 का हाफ किया 6। 7 + 4 11, 11 + 1 12, 12 का हाफ किया 6। मतलब इन सभी में जो h का वैल्यू निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा बेटा? 6। h का वैल्यू 6 होने का मतलब हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d2, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d2 एंड हाइब्रिडाइजेशन विल बी बेटा sp3d2। और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन जो है ना, इसकी ज्योमेट्री कैसी होने वाली है बेटा? ऑक्टाहेड्रल, या फिर उसी को आप लोग क्या बोल सकते हैं बेटा? स्क्वायर बाय पिरामिडल। अब ये स्क्वायर बाय पिरामिडल कैसे बनेगा? डायग्राम बनाना तो यहाँ चाहिए, पर मैं यहाँ बना देता हूँ क्योंकि सब में कहानी सेम ही होगी। तो बेटा एक सेंट्रल एटम ए होगा और वो अपने आजू बाजू में कितनी पोजीशन तैयार करेगा? 6। 6 में से 4 पोजीशन तो स्क्वायर के फॉर्म में होगी, एक पोजीशन स्क्वायर से बाहर और एक पोजीशन स्क्वायर से अंदर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? स्क्वायर बाय पिरामिडल। यहां पर एक आएगा बी, यहां आएगा बी। इसमें कितनी इक्वेटोरियल और कितनी एक्सियल पोजीशन? कोई भी इक्वेटोरियल नहीं है और कोई भी एक्सियल नहीं है। हम बस ये बोल सकते हैं कि 4 जो ब्लू कलर के बी है वो प्लेन पर है और येलो कलर वाले बी प्लेन से बाहर और अंदर है, लेकिन उन्हें इक्वेटोरियल और एक्सियल नहीं बोला जाएगा क्योंकि मैंने इसका ऑक्टाहेड्रल का डायग्राम आपको घुमा फिरा के दिखाया था। इसमें सारी पोजीशन आइडेंटिकल होती, सेम होती है। अच्छा, इसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो अब देखो अगला कंडीशन क्या बनता है? sp3d2 होगा तो ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल, ये कहानी बिल्कुल सेम होने वाली, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री चेंज नहीं होगी। पोजीशन तैयार करी 6, साइड एटम आए 6, तो इसका मतलब है 6 के 6 साइड एटम पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे, लोन पेयर 0। पोजीशन तैयार करी 6, साइड एटम आए 5, तो 5 साइड एटम और 1 लोन पेयर। पोजीशन तैयार करी 6, साइड एटम आए 4, तो बच्चे हुई 2 पोजीशन पे लोन। अब मुझे बताओ ये जो केस बन के आ रहा है, इस केस को क्या लिखा जा सकता है बेटा? AB6L0, इसको क्या लिखा जा सकता है? AB5L1, और इसको क्या लिखा जा सकता है? AB4L2, ये लिख सकते हैं। पहले वाले में कोई लोन पेयर नहीं है, और अगर लोन पेयर नहीं है तो जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है वही मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी होगी। और बताइए इसमें स्क्वायर बाय पिरामिडल में बॉन्ड एंगल कितने कितने के थे? 90 और 180। पास पास वाले एंगल 90 के थे और आमने सामने वाले एंगल 180 के थे। तो इसमें 2 तरह के एंगल थे, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। 90 डिग्री के कितने एंगल थे इसके अंदर? 12, और 180 डिग्री के 3 एंगल्स थे, ये हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है ना। अच्छा, SF6 या ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है? ये प्लेनर है कि नॉन प्लेनर? नॉन प्लेनर। किसकी वजह से? येलो वालों की वजह से, क्योंकि येलो वाले आउट ऑफ द प्लेन और इनसाइड द प्लेन है, तो स्ट्रक्चर है नॉन प्लेनर।
मैक्सिमम एटम इन द प्लेन कौन से कलर से बताओ, कौन से, ब्लू वाले, है ना। तो ये स्ट्रक्चर कैसा होगा, नॉन प्लेनर, पहली बात तो नॉन प्लेनर। और आपसे पूछे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन द सेम प्लेन, तो वो कितने आएंगे, 5। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले केस पे। यहां पर एक लोन पेयर आ रहा है और यहां 2 लोन पेयर आया, ये उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। मान लीजिए सेंट्रल एटम यहां पर कौन है, आयोडीन वाला केस लेके चल रहा हूं। तो आयोडीन सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम आयोडीन ने अपने आसपास बॉन्ड बनाने की कितनी पोजीशन तैयार करी बेटा, 6 पोजीशन में से 4 तो यहां आ गया और 2 यहां आ गया, कितनी पोजीशन तैयार हुई, 6 में से एक पे कौन आने वाला है, लोन पेयर। अब मुझे बताओ लोन पेयर इसमें कहीं भी लगा दूं या चेक करना पड़ेगा, बताओ कैसे चेक करना पड़ेगा। ये देखो ऐसा स्ट्रक्चर है, ये किधर है, बताओ लोन पेयर कहां लगा है, यहां लगा देते हैं, मान लो यहां लगा, क्या होगा, ऐसा है, यहां लगा दिया लोन पेयर। कोई बोले यहां लगा दो क्या फर्क पड़ रहा है, कोई बोले यहां लगा दो क्या फर्क पड़ रहा है। इसका मतलब है जो लोन पेयर है उसको जहां मर्जी है वहां लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों, क्योंकि एक ही लोन पेयर है, सारे पोजीशन आइडेंटिकल है। तो पहला लोन पेयर आप जहां चाहे, आप बोलो कि सर मेरे को तो ग्रीन पे लगाना है, ग्रीन पे लगा दो, लो ग्रीन ऊपर हो गया। आप बोले सर वो वाले ब्लैक पे लगाना, तो ये लो ब्लैक ऊपर हो गया, कहानी वही बनेगी। बोले अभी रेड वाले पे लगाना, रेड वाला भी ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है, ये ऐसे हो गया, कहीं भी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसमें लोन पेयर जहां मर्जी है वहां लगा सकते हो। जब एक लोन पेयर है तो मैं समझाने के लिए मुझे आसानी यहां पर रहेगी और इसलिए मैं लोन पेयर कहां लगा रहा हूं बेटा, नीचे। बाकी 5 पोजीशन पे कौन आएगा, फ्लोरीन। तो देखते हैं, पहले फ्लोरीन को लगा देते हैं, 1 2 3 4 और एक ब्लू कलर से फ्लोरीन बना देते हैं ताकि पोजीशन डिस्टिंग्विश हो सके। एक बार बताओ पहले वाली ज्योमेट्री का नाम क्या है, ऊपर वाली ज्योमेट्री का नाम क्या है, स्क्वायर बाय पिरामिडल। क्यों है स्क्वायर बाय पिरामिडल, स्क्वायर से ऊपर एक पिरामिड बनेगा और स्क्वायर से नीचे भी एक पिरामिड बनेगा। इसमें नीचे पिरामिड बनेगा क्या, नीचे तो हवा है, पिरामिड बनेगा नहीं। स्क्वायर के ऊपर पिरामिड बन जाएगा क्या, हाँ। तो नाम में बाय पिरामिडल आएगा, सिर्फ पिरामिडल आएगा, सिर्फ पिरामिडल। तो यहां पर इसका नाम बनेगा स्क्वायर पिरामिडल, बाय पिरामिडल नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि इसमें 2 पिरामिड नहीं बनेंगे, एक ही पिरामिड बनेगा। तो नाम क्या बनेगा बेटा, स्क्वायर पिरामिडल। अच्छा मुझे बताओ ये प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है, देख लो जरा ध्यान से, नॉन प्लेनर किसकी वजह से, ब्लू वाला एफ जो है, तो ये क्या होगा, नॉन प्लेनर। इतना अपने को समझ में आने लग गया कि भैया प्लेनर और नॉन प्लेनर को बोर्ड पे देख के कैसे समझना है, 3D नहीं भी है तो अपन समझ जाएंगे अब। ये नॉन प्लेनर। अच्छा मैक्सिमम एटम इन द प्लेन, मैक्सिमम एटम इन द प्लेन, चलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन द सेम प्लेन, कैसे हुआ 4, ध्यान से देखना है ना। ये मान लो सेंटर में कौन बैठा हुआ, आयोडीन यहां पर, और सब जगह कौन लगे हुए हैं, फ्लोरीन। यहां कौन लगा हुआ है, लोन पेयर। अब ये लोन पेयर इसको धक्का देगा, लोन पेयर धक्का देगा तो ये ऐसे उड़ेगा क्या, ऐसे थोड़ी उड़ेगा, रॉकेट थोड़ी है, पीछे लगा दिया आग और उड़ गया, ऐसे नहीं, ये उड़ते हैं बेटा ऐसे। रिपल्शन जब होता है तो ये उड़ते हैं, ऐसा नहीं होगा कि रिपल्शन लगाया और ये यूं, ऐसा रिपल्शन थोड़ी लगता है। ऐसा रिपल्शन लगने का फिर मतलब ही क्या, उसमें कोई चेंज थोड़ी आया, ये होता है ऐसा। जब ये ऐसे आया तो ध्यान से देखो, सेंट्रल एटम जो है वो वही है, फिक्स्ड है, और बस ये उठ रहा है, साइड एटम उठता है, सेंट्रल एटम वही रहता है। जब ये ऐसे थे तो सारे सेंट्रल और साइड ये चारों किस पे थे, सेम प्लेन पे। लेकिन जब धक्का लगा तो सेंट्रल तो वही रहा, साइड एटम उठ गया। हाँ 3 लेवल हो गए। ये जो चारों साइड एटम अपन ने उठाए, 1 2 3 4, ये ऊपर लेवल आ गया, सेंट्रल एटम इनसे नीचे है, और ये साइड तो अलग ही लेवल पे। तो ये जो चारों का लेवल है ना वो बराबर होगा। तो मैक्सिमम एटम इन द प्लेन कितने आएंगे, 4। दूसरी बात, मैक्सिमम एटम इन द प्लेन 4 हैं। अब बॉन्ड एंगल की तरफ आते हैं। बॉन्ड एंगल के बारे में एक बात बताइए, अगर ये स्ट्रेट होते तो बेटा ये 90 90 90 90 और 180 180 होते, और इससे भी सारे एंगल कितने होते, 90। लोन पेयर ने धक्का दिया तो ये ऐसे उड़ गया, ये ऐसे उड़ गया। बताओ ये एंगल जो 90 के होने थे, ये 90 के होने थे, क्या ये अब 90 रहेगा या लेस देन 90 होगा, लेस देन। और अगर ये लाइनें ऐसी सीधी होती तो 180 होता। लोन पेयर ने नीचे धक्का दिया, ये उठा, तो ये एंगल 180 रह गया या लेस देन 180, लेस। ये वाला भी एंगल 180 या लेस देन 180, लेस।
तो जितने भी एंगल थे 90 या 180 के वो डिक्रीज हो जाएंगे और एंगल हो जाएगा लेस देन 90 डिग्री का और एंगल हो जाएगा बेटा लेस देन 180 डिग्री का। अच्छा एक और बात बताओ, इसमें 90 डिग्री के दो तरह के एंगल है, दोनों को समझते पहले, है ना। ये जो स्क्वायर अपन ने बनाया था इसमें ये भी 90 90 90 90 थे जो प्लेन पे है, 90 90 90 90 क्वाड्रेंट बन गया ये। और ये जो ऊपर वाला आइटम था इससे भी चारों 90 पे थे। जब लोन पे ने धक्का दिया ये उड़ गया, तो ये वाला 90 तो लेस देन 90 हो गया, ये वाला, ये लेस देन 90, ये लेस देन 90, ये लेस देन, ये 90 लेस देन 90। लेकिन ये वाले जो 90 थे इनका क्या हुआ, ये 90 है कि लेस देन 90 है, क्या ही है 90 की लेस देन 90, लेस देन 90। कहां है 90 भाई, ये बात बताओ, यहां लोन पेयर था, समझना बात को समझना। पहले ये कितने पे थे 90, लोन पेयर ने धक्का दिया उठे। अब आपको जब ऐसे डायग्राम दिखाऊंगा तो आपको अभी भी लग सकता है कि 90 पे नहीं। अब सोचो इसको और धक्का देते जाओ, लोन पेयर धक्का दिया जा रहा है दिया जा रहा है दिया जा रहा है, क्या ये एक टाइम पे आके ऐसे हो जाएंगे, जीरो पे पहुंच जाएंगे। इसका मतलब एंगल क्लोज हो रहा है और 90 से जीरो की तरफ जा रहा है, मतलब एंगल लेस देन 90 हो जाएगा। तो जो भी एंगल 90 का था वो लेस देन 90 और जो भी 180 का था वो लेस देन 180 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले केस की तरफ। अगला केस कौन सा आ रहा है हमारा, XZF4 वाला। आइए इस पे बात करते हैं। बेटा XZF4 में सेंट्रल एटम कौन है, जेनन, और उसने अपने आसपास कितनी पोजीशन तैयार करी, 6 में से 4 पोजीशन प्लेन पर और 2 पोजीशन प्लेन से बाहर और प्लेन से अंदर। अब इसमें कितने लोन पेयर आ रहे हैं, 2। अब बताओ लोन पेयर जहां मर्जी है वहां लगा दे या चेक करना पड़ेगा, क्यों चेक करना पड़ेगा, उससे क्या होगा, एक्सेल इक्वेटोरियल तो है ही नहीं इसमें, क्यों 180 पे क्यों लगाए तो फिर SP3D में क्या हो गया था, वहां भी लगा देते दोनों एक्सेल पे। कल मैंने एक शब्द का एक वाक्य का प्रयोग किया था, कुछ मूर्ख बोलेंगे इसको वहां लगा दो। चेक करना है डोमिनेट रिपल्शन। पहली बात एक समझिए यहां पर, है ना, 2 लोन पेयर हैं तो चेक करना पड़ेगा। क्यों चेक करना पड़ेगा, वो जो 2 लोन पेयर आप लगा सकते हो इस डायग्राम के अंदर, वो 2 लोन पेयर या तो 90 90 पे आ सकते हैं या 180 180 पे आ सकते हैं। इसमें 2 पॉसिबिलिटीज हैं 2 लोन पेयर के लिए। एक आता तो फिर तो कहीं भी लग जाता। जरा ध्यान से देखना और समझना इस बात को। मान लो ये 4 अपने पास है ना, स्क्वायर बन गया, ये एक साइड एटम आ गया इधर ऊपर और एक साइड एटम का है नीचे, और मेरे पास 2 लोन पेयर है। 2 लोन पेयर को मैं कैसे लगा सकता हूं, हो सकता है एक लोन पेयर में यहां लगा दूं और एक लोन पेयर यहां लगा दूं। कितने पे आ गए ये 180, या फिर यहां लगा दूं और यहां लगा दूं 180, या यहां लगा दूं और यहां लगा दूं 180। मतलब एक पॉसिबिलिटी है कि 2 लोन पेयर को एक दूसरे के ऑपोजिट लगा दें, 180 पे लगा दें। और एक पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि 2 लोन पेयर को अपन ने यहां और यहां रख दिया, एक इस पे और एक इस पे, तो कितना हो गया 90, या इस पे और इस पे रख दिया तो 90, या इस पे और इस पे रख दिया तो 90, या इस पे और इस पे रख दिया 90, या इन दोनों पे रख दिया तो 90 90 90 90। तो 2 ही पॉसिबिलिटीज है, या तो लोन पेयर 90 टू ईच अदर आएंगे या फिर लोन पेयर 180 डिग्री टू ईच अदर आएंगे। ठीक है, चलिए चेक करते हैं कहां पर कितने रिपल्शन लग रहे हैं। हमेशा चेक करेंगे नंबर ऑफ डोमिनेंट रिपल्शन से, पहले लोन पेयर का डिस्टेंस नहीं देखते, पहले हमेशा क्या देखते बेटा, नंबर ऑफ डोमिनेंट रिपल्शन। ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा मुझे बताइए, अगर मैंने लोन पेयर को मान लो यहां रखा ऊपर और मान लो यहां रखा नीचे, एक बार चेक करते हैं इससे ये कितने का है, या लोन पेयर है ना, ये कितने का 90, ये कितने का 90, ये कितने का 90, ये कितने का 90, और इससे ये कितने का 180, ये काउंट नहीं होगा, डोमिनेट में नहीं है। और ये 4 90 90 90 90 के हैं या नहीं है, तो इसकी 2 लोन पेयर है, 2 में से एक लोन पेयर ने 90 के कितने लगाए 4, एक नीचे भी तो था वही तो 4 लगाएगा, 1 2 3 और 4, इससे ऊपर वाले का रिपल्शन डोमिनेट नहीं होगा। तो बताइए अगर दोनों लोन पेयर को मैंने 180 180 पे रखा तो डोमिनेट रिपल्शन एक की वजह से कितने लग रहे हैं 4, और दूसरे की वजह से भी लग रहे हैं 4। तो आइए उसके ऊपर बात करते हैं। पॉसिबिलिटी एक तो 180 पे रखने की और एक है 90 पे रखने की। 180 पे जब लोन पेयर को रखोगे तो पहला लोन पेयर भी 4, दूसरा लोन पेयर भी 4, टोटल कितने हो गए 8। और जब आप लोन पेयर को 90s पे रखते हो, किस पे रखते हो बेटा 90s पे, ठीक है ना, देखना मान लो एक लोन पेयर को यहां रखा और एक को यहां रखा,
इस पे और इस पे, रेड से और ग्रीन से निकालता हूँ, रेड और ग्रीन पे रखा 90 पे। अभी मुझे बताओ, इससे चेक करते पहले, एक से चेक करते, इसकी वजह से 90 के कितने रिपल्शन? 4। नीचे वाला रिपल्शन तो 90 का नहीं होगा। और इसकी वजह से 90 के कितने? 4। हानि से 1 2 3, तो 90 पे रखने पर भी दोनों की वजह से 4 और 4। आप लोन पेयर को चाहे 90 पे रख दो, चाहे 180 पे रख दो, जो रिपल्शन है, नंबर ऑफ डोमिनेंट रिपल्शन, वो टोटल कितने आ रहे? 8 और 8। मान लो ऐसा होता कि इधर में से या इधर में से किसी एक जगह रखने पर 7 आता और किसी एक जगह रखने पर 8 आता, मान लो ऐसा होता, नंबर अलग अलग होते, तो जहां पर रिपल्शन कम है वहां रख देते, क्योंकि रिपल्शन कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। कल अपन ने ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में यही किया था कि जहां पर नंबर ऑफ रिपल्शन कम आ रहे थे डोमिनेट, वहां पर लोन पेयर को रख दिया था, तो जहां पर रिपल्शन कम होते वहां रख देते। लेकिन अभी अभी की जो कंडीशन है, वहां पर रिपल्शन कम ज्यादा है या बराबर है? बेटा बराबर। अगर नंबर ऑफ डोमिनेंट रिपल्शन बराबर हो जाए तो फिर आपको लोन पेयर का डिस्टेंस देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? यहां पर लोन पेयर पास है और वहां पर लोन पेयर दूर है, और जब लोन पेयर दूर है तो रिपल्शन कम, और रिपल्शन कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। तो आप अभी लोन पेयर को कहां रखोगे? 180 पर इसको दूरी की वजह से 180 पे रखा, या पहले अपन ने डोमिनेंट रिपल्शन चेक किया? पहले डोमिनेंट रिपल्शन चेक किया। अगर डोमिनेंट रिपल्शन अलग अलग होते तो जहां डोमिनेंट रिपल्शन कम होता लोन पेयर वहीं आता, लेकिन अगर डोमिनेंट रिपल्शन बराबर हो जाए तो फिर आपको टाई ब्रेक करने के लिए, ड्रॉ मैच में से कौन जीता कौन हारा उसको जीतने के लिए सुपर ओवर कराओगे, तो सुपर ओवर में डिस्टेंस देखा जाएगा, जिसका डिस्टेंस ज्यादा वो जीत जाएगा। ठीक है ना? आइए इधर बात करते हैं। इसके अंदर 2 लोन पेयर है, और इन 2 लोन पेयर को अगर मैं 90 पे रखता तो भी 8 रिपल्शन लगते, और 180 पे रखता तो भी 8 रिपल्शन लगते। तो मुझे अल्टीमेटली टाई ब्रेकर में क्या पता चला कि इनको 180 पे रखना पड़ेगा, तो ये रखा मैंने 180 और 180 पे। ये दोनों लोन पेयर क्या बोर्ड से बाहर और बोर्ड से अंदर है या नहीं बेटा? है। तो एक दूसरे से ये परपेंडिकुलर है, ऑपोजिट है, ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे? कैंसल। और इसकी वजह से जो एटम जहां होना चाहिए था वो एटम वहीं पर रहेगा। ये जो ब्लू कलर से अपन ने पूरा डायग्राम बनाया जेनॉन के आसपास, क्या ये एक स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बेटा? दिख रहा है। और ये स्क्वायर एक प्लेन पे है कि नहीं है बेटा? है। तो इसीलिए इसका नाम क्या बनेगा बेटा? स्क्वायर प्लेनर। क्या नाम बनेगा इसका? स्क्वायर प्लेनर। एक स्क्वायर बन रहा है और पूरे प्लेन पर बन रहा है। ये येलो वाला तो बाहर है और येलो वाला तो अंदर है, तो स्क्वायर पे एक प्लेन बन जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर प्लेनर। ध्यान से देखो इधर, ये सेंटर है, ये वाले प्लेन की बात कर रहा हूं, ये सेंटर है, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, स्क्वायर बनाइएगा। 1 2 3 4। एक लोन पेयर ऊपर, एक लोन पे नीचे, नीचे वाले ने सबको ऊपर धक्का दिया, ऊपर वाले ने सबको नीचे धक्का दिया, दोनों का इफेक्ट क्या हो गया? कैंसर। तो जो जहां होना था वहीं पर है, स्क्वायर प्लेनर बन के आएगा। बॉन्ड एंगल बताइए इसमें कितने? 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। 90 डिग्री के कितने एंगल है? 4। वेरी गुड वेरी गुड, 4 एंगल। 180 के 2। अरे पहले ही 180 के 3 थे, तो 4 तो हो नहीं सकते, 2 होंगे। कौन से? ये देखो, सामने सामने वाला 180 और ये सामने सामने वाला, ये 180 मत गिनने ना, तुम्हारे कोई भरोसे नहीं है कि इसको जोड़ दो। अबे एंगल निकालने के लिए 3 आइटम चाहिए। कितने आइटम चाहिए? बचपन में एंगल निकालना सीखा था? मैथ्स में ऐसे एंगल का डायग्राम बनता है, तो एंगल निकालने के लिए कितने पॉइंट चाहिए होते हैं? इसका कोई एंगल नहीं होता, इसका एंगल, इसकी सिर्फ लेंथ हो सकती है, क्योंकि 2 ही पॉइंट है, 2 पॉइंट का कोई एंगल नहीं होता, ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको एंगल निकालना है तो कम से कम कितने एटम? ये वाला लोगे तो इसमें एटम ही कितने आ रहे? 2। इसका कोई एंगल नहीं होगा। 1 2 3 ये एंगल बन सकता है 90। 1 2 3 ये एंगल बन सकता है 180। एंगल के लिए कितने पॉइंट चाहिए? 3। ठीक है ना? अच्छा मुझे बताइए, प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है बेटा? प्लेनर, नाम ही स्क्वायर प्लेनर है। और आपसे पूछे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन द सेम प्लेन, तो कितने हो जाएंगे? 5। छापिए इसको फटाफट, आगे बढ़ते हैं लास्ट 3 केसेस पे।
चले बेटा ना, अभी ये 13 केसेस के बाद आगे बढ़ते हैं अगले 3 केसेस पे, लास्ट 3 केसेस के ऊपर, और वो क्या केसेस बन सकते हैं आइए उस पर बात करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले वापस से कॉलम बना लेते हैं एक बार, और वन लास्ट टाइम, है ना। सीरियल नंबर, एच, सिग्मा, लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, मॉलिकुलर ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल और ये सब चीजें। देखिए सबसे पहले यहां पर हमको 3 केसेस पढ़ने हैं। तो पहला केस तो आपका जो नॉर्मल केस होता है वो आ जाएगा विदाउट लोन पेयर वाला। दूसरा जो केस है वो आ जाएगा विथ 1 लोन पेयर, और एक लास्ट केस आ जाएगा विथ 2 लोन पेयर, ठीक है। तो अब आइए यहां पर बात करें। सबसे पहले केस नंबर जो हम पढ़ेंगे वो होगा केस नंबर 14, केस नंबर 15, केस नंबर 16। केस नंबर 16 की अगर मैं बात करूं तो ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये मार्केट के लिए अपन पढ़ेंगे बस, ठीक है। तो आपको पढ़ने टोटल 15 केसेस है, 16वां याद हो जाए तो कर लेना, वरना कोई ऐसी ज्यादा जरूरत है नहीं, ठीक। अब आइए यहां पर बात करेंगे एग्जाम्पल के फॉर्म में। सपोज आपको दिया गया बेटा IF7, एग्जाम्पल के फॉर्म में सपोज आपको दिया गया XGF6, और एग्जाम्पल के फॉर्म में सपोज आपको दिया गया XGF5 माइनस। देखते जाएगा ध्यान से, ठीक है। यहां पर अगर हम लोग बात करें बेटा, तो ये जो भी एग्जाम्पल्स है आपके सामने, इसमें पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं हम लोग। 7 + 7 14, 14 का हाफ किया 7, 8 + 6 14, 14 का हाफ किया 7, 8 + 5 13, +1 14, 14 का हाफ किया 7। तो इन सभी में
जो H का वैल्यू हमें देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है 7। H का वैल्यू 7 मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा बेटा, sp3d3, sp3d3, और यहां पर भी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा बेटा, sp3d3। और sp3d3 में जब भी आता है तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, जो आइडियल ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है बेटा, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। ये पेंटागोनल बाय पिरामिडल कैसे दिखता है, तो सेंट्रल एटम ए ने अपने आसपास बॉन्ड बनाने की कितनी पोजीशन तैयार करी होती है, 7। उन सात में से अगर मैं बात करूं तो बेटा जो 5 पोजीशन होती है वो तो होती है पेंटागन के फॉर्म में, ये ए है, 5 पोजीशन तो होती है पेंटागन के फॉर्म में, और एक पोजीशन होती है पेंटागन से बाहर, और एक पोजीशन होती है पेंटागन से अंदर, ठीक है ना। ये इस तरह की कुछ पोजीशन बनेगी। अब देखो ये जो पेंटागन अभी अपन ने बनाया है इसमें साइड एटम अगर 5 लगा दूं मैं, 1 2 3 4 और 5, तो ये जो पांचों साइड एटम आ रहे हैं इनकी पोजीशन का नाम क्या होता है बेटा, यहां पर इक्वेटोरियल। और अभी एक्सियल पोजीशन अपन इसमें दिखा नहीं रहे, मान लीजिए एक्सियल पोजीशन ऐसी है और ऐसी है, तो मुझे बताइए इसमें इक्वेटोरियल का एंगल कितने का होता है, 72, 72 डिग्री है ना। और कितने एंगल होते हैं, 5। अब मैं नंबर ऑफ एंगल नहीं लिख रहा हूं, वो मैं पहले लिखवा चुका हूं आपको। इक्वेटोरियल एक्सियल का एंगल 90। भैया ये पांचों पोजीशन इक्वेटोरियल है और ये वाली पोजीशन कौन सी है, एक्सियल। इसका इन पांचों से एंगल कितना होगा, 90, और अंदर भी ऐसे 5 होंगे, तो 90 डिग्री के टोटल एंगल 10। और ये जो एक्सियल बाहर निकल रहा है और अंदर जा रहा है, एक्सियल, इसका एंगल 180 का, और कितना एंगल होता है, एक एंगल होता है। मुझे बताइए ये स्ट्रक्चर प्लेनर है कि नॉन प्लेनर बेटा, नॉन प्लेनर। तो ये स्ट्रक्चर आइडियल कंडीशन में कैसा होगा बेटा, नॉन प्लेनर। और आपसे पूछा जाए इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन द सेम प्लेन कितने हैं, तो आंसर विल बी 6, एक सेंट्रल और 5 साइड एटम। अभी 2 एटम इसमें बचे हुए हैं ना, एक बाहर और एक अंदर है, वो अपने को माइंड में रखना थोड़ी देर। अभी आइडियल कंडीशन में देखो सेंट्रल एटम ने कितने पोजीशन तैयार करे, 7, साइड एटम कितने आ रहे, 7। इसका मतलब है सातों साइड एटम आ जाएंगे लोन पेयर 0। अगर लोन पेयर 0 है तो इसको टाइप अगर लिखना चाहे तो क्या टाइप बनेगा, ये AB7L0। और क्योंकि लोन पेयर 0 है तो जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है वही मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी होगी। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर सेंट्रल एटम ने कितनी पोजीशन तैयार करी, 7, और साइड एटम कितने आए, 6। तो बेटा 6 पोजीशन साइड एटम और एक लोन पेयर, तो टाइप कौन सा बनेगा बताइए, AB6L1। और यहां पर साइड एटम आ रहे 5, तो 2 आएंगे लोन पेयर, तो टाइप बन जाएगा AB5L2। कितना लोन पेयर, 1। यहां पर क्या नाम में इक्वेटोरियल और एक्सियल आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा, आ रहा है। एक्सियल पोजीशन अब बना देता हूं मैं यहां पर, ठीक है ना, येलो कलर से। ये एक्सियल पोजीशन मान के चलना है, ये प्लेन से बाहर और प्लेन से अंदर है, ये एक्सियल पोजीशन है। जहां पर भी इक्वेटोरियल और एक्सियल नाम आ जाए, लोन पेयर कहां आएगा, इक्वेटोरियल पे। यहां भी इक्वेटोरियल पे आएगा। कैसे आएगा इक्वेटोरियल पे, आइए उसको एक बार चेक कर लेते हैं। वही नंबर ऑफ डोमिनेंट रिपल्शन देखने आपको। पहले अपन इसका पेंटागन बना लेते हैं। ठीक है, ये अपन ने क्या बना दिया, एक पेंटागन। ठीक है, इस पेंटागन में इस पांचों पोजीशन कौन सी है, इक्वेटोरियल, 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 इक्वेटोरियल। इसका एंगल कितने का, 72, 72, 72, 72, 72। एक पोजीशन कैसी आ रही है, बाहर, एक्सियल। इस एक्सियल का इन पांचों से एंगल 90, और इस एक्सियल का इन पांचों से 90, और ऊपर वाला एक्सियल और नीचे वाला एक्सियल का 180। अब आपके पास लोन पेयर आया 1। अब उस एक लोन पेयर को या तो आप एक्सियल पे रखोगे, यहां पर या यहां पर किसी एक जगह एक्सियल पे, या पांचों में से किसी इक्वेटोरियल पे। तो या तो एक्सियल पे रखा जाएगा या इक्वेटोरियल पे, एक लोन पेयर है। मान लो लोन पेयर को मैंने कहां रख दिया, एक्सियल पे, तो बताओ 90 डिग्री के कितने रिपल्शन, और ये वाला रिपल्शन 90 का नहीं होगा, तो यहां पर रखने पर डोमिनेंट रिपल्शन 5। अच्छा, अगर मैंने यहां रखा लोन पेयर, तो क्या ये एक 90 और क्या ये 2 90 होंगे, पर डोमिनेंट में 90 और लेस देन 90 दोनों काउंट होते हैं। मुझे बताइए अगर यहां लोन पे रखा, सपोज ये ग्रीन पे रखा है ना, ये रिपल्शन कितने का होगा, 72। ये लेस देन 90 है, डोमिनेंट होगा कि नहीं होगा, होगा। ये डोमिनेंट होगा कि नहीं होगा, ये डोमिनेंट नहीं होगा, ये 144 हो गया। ये भी डोमिनेंट नहीं होगा। तो अगर ग्रीन पे रखा तो 1 डोमिनेंट, 2 डोमिनेंट, 3 डोमिनेंट और 4 डोमिनेंट, और यहां रखता तो 5 डोमिनेंट। यहां रखने पर 5 आ रहे हैं, यहां रखने पर 4 आ रहे हैं। यहां पर रिपल्शन कम है, स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसीलिए लोन पेयर कहां आएगा, इस पोजीशन पे। और ये पोजीशन कौन सी है, इक्वेटोरियल। तो बेटा यहां पर भी लोन पेयर कौन सी पोजीशन पे आने वाला है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे।
अब आप देखो जेनॉन जो है इसने अपने आसपास 1 2 3 4 5 पोजीशन तो प्लेन पर तैयार करी इक्वेटोरियल, और 2 पोजीशन कैसी तैयार करी प्लेन से बाहर और अंदर, जिसको अपन क्या बोलते हैं एक्सियल। लोन पेयर कहां पर आएगा? इक्वेटोरियल पे। ये पांचों इक्वेटोरियल में से मान लो मैंने लोन पेयर को यहां पर लगा दिया, ध्यान देते हैं। अब लोन पेयर को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अगर मैं लोन पेयर को हटा दूं और ये जो पांचों, ये 6 में से 4 फ्लोरीन यहां आएंगे, 1 फ्लोरीन बाहर आएगा, 1 फ्लोरीन अंदर जाएगा। मुझे बताओ अगर लोन पेयर को हटा देते थोड़ी देर के लिए, तो ये अगर 4 फ्लोरीन को देखना बोर्ड पे ना, ऐसे 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 और ऐसे ज्वाइन कर दूं तो क्या एक स्क्वायर बनता हुआ दिख जाएगा? क्या बोला जाएगा इसको? ऑक्टाहेड्रल। पर ये रेगुलर ऑक्टाहेड्रल होगा या डिस्टॉर्टेड होगा? डिस्टॉर्टेड, क्योंकि इसके एंगल 90 के नहीं होंगे। तो इसकी ज्योमेट्री को क्या बोला जाता है बेटा? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। एक अपन ने पढ़ा था डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, सीसॉ, पाई के तरह, है ना? हाँ। और इसका, हाँ, एक और नाम है इसका, कैप्ड ऑक्टाहेड्रल, टोपी वाला ऑक्टाहेड्रल। इसका जो लोन पेयर, इसको टोपी की तरह मान लेते हैं। ऑक्टाहेड्रल के सर पे क्या पहना दी? टोपी, है ना? तो इसको बोल सकते हैं कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। अब देखो इसमें जो लोन पेयर, मतलब जो आउट ऑफ द प्लेन और इनसाइड द प्लेन है, वो ये बना दिया मैंने, ठीक है? तो अब देखो जरा ध्यान से, ये चारों फ्लोरीन को ज्वाइन करेंगे तो ये स्क्वायर बनेगा, ये प्लेन से बाहर और ये प्लेन से अंदर। तो इसको क्या बोला जाएगा बेटा? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। अब इसमें बॉन्ड एंगल जो थे ना, आइडियली बॉन्ड एंगल जितने के होने थे, अब सारे बॉन्ड एंगल लेस वाले हो जाएंगे। लेस देन 72, लेस देन 90। ऐसा sp3d में भी हुआ था, जब वो सीसो का हमने देखा था लास्ट केस, वहां पर भी ऐसे ही हुआ था। आइडियल जितने भी एंगल थे सारे लेस के हो गए थे। क्यों लेस के हो जाएंगे अभी वो डिस्कस करेंगे, ठीक है? अभी इधर बताओ ये प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है बेटा? नॉन प्लेनर। ये एफ और एफ प्लेन पे नहीं है, तो स्ट्रक्चर कैसा होगा? नॉन प्लेनर। और आपसे पूछा मैक्सिमम एटम इन द सेम प्लेन, 5। मैक्सिमम एटम इन द सेम प्लेन 5। आइए इसको 3D में चेक करते हैं एक बार, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, ध्यान समझिएगा। ये अपन ने क्या बना दिया बेटा? पेंटागन, ठीक है? इस पे एक पोजीशन ऊपर की तरफ और एक पोजीशन नीचे की तरफ। यहां पर मान लो ग्रीन पे मैंने क्या लगा दिया? लोन पेयर। तो ये लोन पेयर क्या करेगा? अभी देखो ध्यान से, ये लोन पेयर क्या करेगा? ये लोन पेयर इन बॉन्ड पेयर को धक्का देगा कि नहीं देगा? देगा। पहले ये एंगल कितने के होने थे? 72। तो अभी इस पे बात कर रहे हैं अपन 72 वाले पे, ठीक है ना? ये लोन पेयर इसको धक्का देगा नीचे, ये थोड़ा सा नीचे जाएगा, ये भी नीचे जाएगा। अब जब ये नीचे जाएगा तो ये 72 से कम हो गया, और क्या ये 72 ही रहेगा क्या? नहीं, ये इसको भी तो धक्का देगा। तो ये सारे एंगल 72 से कम क्यों हो जाएंगे? तो पहली बात तो अपन ने समझी, लेस देन 72, ठीक। अब आगे देखो, अगर ये ऐसे ही सीधे होते और ये ऐसा होता तो एंगल कितने का बनता? 90, ठीक है? एंगल कितने का बनता? 90 का। अब ये लोन पेयर जो है ना, ग्रीन वाला, ये इसको अपनी तरफ धक्का देगा या पीछे धक्का देगा? पीछे, ऐसे। जब ऐसे धक्का देगा तो ये एंगल क्लोज हो गया। सीधे होता तो एंगल कितने का बनता? 90, और ये ऐसे आ गया तो एंगल कितने का हो गया? लेस देन 90। तो ये एंगल हो गया बेटा लेस देन 90। अच्छा, अगर ये सीधे होता और नीचे वाला भी सीधे होता तो 180, पर ये लोन पेयर इसको धक्का देगा पीछे, ये ऐसा आ गया। और लोन पेयर ने, ये लोन पेयर ने इधर जो सीधा था उसको भी पीछे धक्का दिया होगा, तो ग्रीन और ये जो ब्लैक वाला पेन है, इन दोनों का एंगल कितना हो गया बेटा? लेस देन 180। स्ट्रक्चर बताइए, प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है बेटा? नॉन प्लेनर। ये प्लेन से अंदर, ये प्लेन से बाहर, हटा दो, बाकी सब क्या दिख रहे हैं बेटा? प्लेन पर 4 साइड एटम और एक सेंट्रल एटम। इसको अगर मैं ज्वाइन करूं तो एक स्क्वायर जैसा बनेगा, लेकिन डिस्टॉर्टेड स्क्वायर है, और स्क्वायर से ऊपर एक है, स्क्वायर से नीचे एक है। ऑक्टाहेड्रल जैसा दिख तो रहा है, लेकिन एक्चुअल ऑक्टाहेड्रल कुछ ऐसा होना था। इसको क्या बोला जाएगा? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। और इसके सर पे यहां पर क्या लगी हुई है? टोपी, और इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा बेटा? कैप्ड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है? ये सारी बातें हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन करी। आगे बढ़ते हैं लास्ट केस पर, XeF5 माइनस। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है ना, मार्केट के लिए पढ़ रहे हैं। ये एकमात्र ऐसा केस है, अभी तक देखो जितने भी केस आपने पढ़े ना, जहां पर नाम में क्या आ रहा था? इक्वेटोरियल और एक्सियल, उसमें लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पे है। ये एकमात्र ऐसा केस है जहां पर लोन पेयर एक्सियल पे आता है। ध्यान से देखना, है ना, एक्सेप्शनल केस है।
जेनॉन ने जेनॉन ने अपने आसपास बॉन्ड बनाने की कितनी पोजीशन तैयार करी? 7। 7 में से 5 तो प्लेन पर तैयार करी और 2 प्लेन से बाहर और अंदर। ये जो 5 फ्लोरीन है, ये पांचों इक्वेटोरियल पे आएंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि इसमें लोन पेयर कहां आएंगे बेटा? एक्सियल पे। तो इक्वेटोरियल पे सारे एटम आ गए। इसके ऊपर कैसा चार्ज लगा हुआ है बेटा? माइनस, ये भी लगा दिया अपन ने। और जो लोन पेयर है ना, वो लोन पेयर कहां लगा हुआ है? इससे बाहर लोन पेयर लगा हुआ और इससे अंदर लोन पेयर। ये जो लोन पेयर है, ये बीच में पेंटागन बना हुआ है, इधर लोन पेयर इधर लोन पेयर, या इस प्लेन पर पेंटागन मान लो, ये सेंटर से एक पेंटागन बनाना ना, 1 2 3 4 5, 72 डिग्री पे पेंटागन। एक लोन पेयर ऊपर, एक लोन पेयर नीचे। ऊपर वाला सबको नीचे धक्का देगा, नीचे वाला सबको ऊपर धक्का देगा, दोनों बैलेंस। तो मतलब वो जो पेंटागन बना था इस प्लेन पर, वो जैसा था वैसा वैसा। तो इसका मतलब इसका जो नाम बनेगा, और पेंटागन तो बन रहा है और प्लेन पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। तो इसका नाम बनता है पेंटागनल प्लेनर। और वो जो लोन पेयर है उसको अब अपन यहां दिखा देते हैं। वो लोन पेयर प्लेन से बाहर ऐसा और प्लेन से अंदर ऐसा लगा, दोनों लोन पेयर का इफेक्ट क्या हो जाता है? कैंसिल आउट। और इसमें क्योंकि देखो एक बात बताओ, इसमें ये एक्सियल एक्सियल का एंगल कितने का होगा बेटा? 0 है ही नहीं। अरे है ही नहीं ना, हवा है। अच्छा, एक्सियल पोजीशन ही नहीं बची है, क्योंकि एक्सियल पे तो क्या आ गया? लोन पेयर। तो आप एक्सियल एक्सियल का एंगल नहीं निकाल पाओगे, इक्वेटोरियल एक्सियल भी नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि एक्सियल पे तो कुछ है ही नहीं। बचा कौन? सिर्फ इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, क्या उसका एंगल जितना होना था उतना ही रहेगा क्या? हाँ, क्योंकि दोनों लोन पेयर का इफेक्ट क्या हो गया बेटा? कैंसल। 72 डिग्री। ये प्लेनर है कि नॉन प्लेनर बेटा? प्लेनर। नाम देख लो, पेंटागनल प्लेनर है। और आपसे पूछा जाए मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन द सेम प्लेन, तो आंसर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। नोट डाउन करने से सारे केस यहां पर खत्म होते हैं। अभी तक जितने भी इक्वेटोरियल एक्सियल के आए, लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पे आए। केवल ये लास्ट वाला केस जो आपके सिलेबस का नहीं है बेसिकली, इसमें दोनों एक्सियल पे आते हैं, बाकी हर जगह इक्वेटोरियल पे ही है।
अभिषेक जी लिख रहे हैं हाय सर। हाय अभिषेक बेटे। है राजस्थान और कोलकाता का मैच होने तो क्या है? कौन जीतेगा आज? राजस्थान वाले कितने हैं? के यार बहुत बढ़िया। है कोई जीते क्या फर्क पड़ रहा है? कहाँ पर है मैच? कहाँ पर है? ईडन गार्डन पे। दोनों ही फॉर्म में ही चल रहे हैं वैसे अभी, दोनों टीम अच्छा खेल रही। बिहार टीम नहीं है, हाँ सही बात है। चलिए ना, अब आगे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये जो केसेस अभी हम लोगों ने पढ़े, इसके बाद और क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती है मतलब हाइब्रिडेशन पे, अब हम लोगों को इसके एग्जांपल सॉल्व करने हैं। बट उस एग्जांपल को सॉल्व करने के पहले कुछ पॉइंट्स हमें लिखने हैं। वो पॉइंट्स क्या क्या है आइए उस पर डिस्कशन करते हैं। पहला पॉइंट बोल रहा हूँ, नोट लिखिएगा। 5 नोट लिखने हैं हमको। पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा नोट के अंदर, इन sp3d hybridization, in sp3d hybridization, in sp3d hybridization, lone pair always occupies, lone pair always occupies equatorial position, lone pair always occupies equatorial position। क्या कहना चाह रहा है कि sp3d हाइब्रिडेशन में कभी भी लोन पेयर आए, चाहे एक लोन पेयर आए, 2 आए, 3 आए, वो हमेशा कौन सी पोजीशन पे जाते हैं बेटा? इक्वेटोरियल। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड नंबर का पॉइंट लिखिएगा, इन sp3d3 हाइब्रिडेशन, इन sp3d3 हाइब्रिडेशन, अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था केस नंबर 15 और 16 कि sp3d3 में एक लोन पेयर आएगा तो कहां पर आएगा? इक्वेटोरियल। और 2 लोन पेयर आएंगे तो कहां पर आएंगे बेटा? एक्सियल। ठीक है, तो इसको इस तरह से बना ले, इन sp3d3 हाइब्रिडेशन, और ये जो फ्लो चार्ट बना हुआ इसको एज इट इज बना ले। एक लोन पेयर वाला अपने काम का है, दूसरे लोन 2 लोन पेयर वाला मैंने बोला आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट लिख लें एक बार। तीसरा पॉइंट, इन sp3d हाइब्रिडाइजेशन, in sp3d hybridization, the axial bond length, the axial bond length is longer than, the axial bond length is longer than the equatorial bond length. In sp3d hybridization, the axial bond length is longer than the equatorial bond length. Axial bond length is longer than the equatorial bond length. इधर देखिए sp3d, देखो sp3d और sp3d3 दोनों में कौन कौन सी पोजीशन है? एक तो इक्वेटोरियल और एक एक्सियल है। यहां पर भी एक इक्वेटोरियल और एक एक्सियल है। इसमें इक्वेटोरियल और एक्सियल में से कौन सी बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है बेटा? एक्सियल। और इसमें उल्टा होता है, यहां पर कौन सी बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है? इक्वेटोरियल। अभी आपने जो स्टेटमेंट नंबर 3 लिखा उसी में कंटिन्यू करना, आगे ब्रैकेट में लिखना, इफ ऑल साइड एटम्स आर सेम, उसी में कंटिन्यू करके ब्रैकेट में लिखना, इफ ऑल साइड एटम्स आर सेम, इफ ऑल साइड एटम्स आर सेम। ये बात तभी वैलिड है जब सभी साइड एटम क्या हो? सेम। अभी क्या मतलब है इसका, ऐसा क्यों होता है वो डिस्कस करते हैं। पहले पॉइंट लिखिए, अगला 4th पॉइंट लिखिएगा, इन sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, इन sp3d3,
in sp3d3 hybridization, equatorial bond length is longer than axial bond length. Equatorial bond length is longer than axial bond length. और ब्रैकेट में लिखिएगा if all side atoms are same. Equatorial bond lengths are longer than axial bond lengths. और ब्रैकेट में वही लाइन if all side atoms are same. और पांचवा पॉइंट लिखिएगा hybridization of oxy acids and their oxy anions. Hybridization of oxy acids and their oxy anions are same. Hybridization of oxy acids and their oxy anions are same. अब ये जो पॉइंट नंबर 1 और 2 है ये तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. पॉइंट नंबर 3, 4, 5 क्या कहना चाहता है ये उसके ऊपर बात करते हैं. बेटा एक बात समझना, एक्चुअल में sp3d और sp3d3 की बात ही क्यों हो रही है, क्योंकि इसमें दो अलग अलग तरीके के पोजीशंस होते हैं, तो इसलिए उसको समझना जरूरी है. तो क्या है, मान लीजिए sp3d की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले केस की, थर्ड नंबर वाले केस की बात करता हूं, तो इसमें 3 तो इक्वेटोरियल पोजीशन और 2 कौन सी पोजीशन है बेटा, एक्सियल. मुझे बताइए इसमें बॉन्ड एंगल कितने कितने एंगल के होते हैं. एक तो 180 डिग्री का एंगल होता है, एक 120 डिग्री का एंगल होता है और एक 90 डिग्री का एंगल होता है. अब इस पे ध्यान से सुनना, जब भी दो एटम आते हैं ना तो उनके बीच में रिपल्शन की कहानी समझिए. मान लो ये सेंट्रल एटम है और मान लो ये साइड एटम है. तो मैं ये बात पहले भी बोल चुका हूं आपको, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या लगता है, रिपल्शन. बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होगा कहीं ना कहीं, बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होगा कहीं ना कहीं, इनमें क्या लगेगा, रिपल्शन. अब इनको अगर रिपल्शन कम करना, देखो सेंट्रल एटम तो कहीं जा नहीं सकता, वो तो पैक्ड है, सबने घेर रखा उसको, ये इधर उधर हो सकते हैं. अब अगर रिपल्शन कम करना है तो दो रास्ते होते हैं रिपल्शन कम करने के. क्या रास्ते हैं, कि या तो ये दोनों, ये सेंट्रल एटम को तो यहीं रखा और ये दोनों अपने एंगल बढ़ा ले. मान लो यहां पर एंगल 30 था तो यहां पर इन्होंने अपना एंगल 60, 70, 80 कुछ ऐसा कर लिया. तो अगर दो एटम को या दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपना रिपल्शन कम करना है तो उनके पास एक तरीका क्या होता है, एंगल बढ़ाने. एंगल बढ़ाने से क्या होगा, डेंसिटी यहां और यहां रहेगी, और डेंसिटी यहां और यहां रहेगी तो रिपल्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. लेकिन ये जो स्ट्रक्चर बन के आते हैं ना, इसमें ये कारनामा कर पाना पॉसिबल है नहीं. क्यों पॉसिबल नहीं है, याद करो VSEPR थ्योरी में अपने क्या बोला था, ये जो साइड एटम बन के आते हैं ये ऑटोमेटिकली स्पेस में एक अरेंजमेंट बना के आते हैं जहां पर ये एक दूसरे से पहले से मैक्सिमम डिस्टेंस पर होते हैं, ताकि इनका डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाए और रिपल्शन मिनिमम हो जाए. तो यहां ये एंगल नहीं बढ़ा पाएंगे. कैसे नहीं बढ़ा पाएंगे, इसको 3D में समझिए, थोड़ा बढ़िया तरीके से इमेजिनेशन होगा आपको. मान लीजिए ये 3 अपन ने कौन सी पोजीशन ले ली बेटा, इक्वेटोरियल. ठीक है, ये 3 पोजीशन कौन सी ले ली, sp3d की बात कर रहा हूं, ये 3 पोजीशन कौन सी हो गई, इक्वेटोरियल, और ये पोजीशन कौन सी हो गई, एक्सियल, और ये पोजीशन भी कौन सी हो गई, एक्सियल. ठीक है, अब मुझे बताओ यहां पर इनमें से सबसे, ये तो छोड़ दो, 180 तो रिपल्शन के लायक है ही नहीं, क्योंकि 180 का तो कोई रिपल्शन होगा नहीं. जो रिपल्शन लग रहा होगा या तो मेनली 120 पे लग रहा होगा या मेनली 90 पे लग रहा होगा. ये दो रिपल्शन माने. इनमें से सबसे तगड़ा रिपल्शन किस पे लगेगा, 90 पे. ऑब्वियसली ये डोमिनेंट रिपल्शन है, सबसे छोटा एंगल है. अब मुझे बताओ ये जो एक्सियल है ये इससे कितने पे है, 90, इससे कितने पे, 90, इससे कितने, इनका रिपल्शन 120 का है और इस पर रिपल्शन लग रहा है 90, 90, 90. अब है क्या कि ये 90 वाला रिपल्शन जबरदस्त है, तो इसको अपना रिपल्शन कम करना है. तो कम करने के लिए इसके पास क्या तरीका, जब इसने इसको रिपेल किया तो ये इससे दूर भाग जाए. दूर भाग जाए मतलब एंगल बढ़ा ले. इससे तो बढ़ा लेगा पर इनके नजदीक आ जाए, तो एक खींच के दे, बोले वापस जमीन. क्यों, क्योंकि ऐसा थोड़ी कि एक से रिपल्शन कम करना है, इसको तो तीनों से रिपल्शन एडजस्ट करके चलना है, बैलेंस करके चलना है. तो अगर एक से कम करेगा तो दूसरे से बढ़ जाएगा, इसीलिए ये घूम फिर के जहां तक वही आएगा. ये एंगल बढ़ाने का काम कर नहीं पाएगा. तरीका है एक, बढ़ा सकता है लेकिन बढ़ा पाएगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी तीनों से बराबर एंगल पे. तो दूसरा तरीका क्या होता है, लेंथ बढ़ा ले. यहां पर एटम था ना, एंगल उतना ही रहेगा, 90 का 90 रहेगा, उठ के यहां आ जाएगा रिपल्शन की वजह से.
और उठ के यहां आएगा तो बताइए, अब इन तीनों से यहां पर रखा है और इन तीनों के मुकाबले यहां रखा है, तो क्या डिस्टेंस बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बढ़ गया। एंगल जितना था उतना ही है, लेकिन डिस्टेंस बढ़ गया, और डिस्टेंस बढ़ गया तो रिपल्शन क्या हो जाएगा? कम। तो किसी भी एटम के पास अपने रिपल्शन को अगर कम करना है तो कम करने के दो तरीके होते हैं, या तो एंगल बढ़ा ले, और एंगल नहीं बढ़ा पा रहा, मान लो एंगल 60 नहीं कर पा रहा, 30 पे ही है, तो एंगल तो अभी भी 30 है, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर हो चुकी है। तो दो तरीके होते हैं, या तो एंगल बढ़ा ले या लेंथ बढ़ा ले। और एंगल ये बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि पहले से स्पेस में ऐसा अरेंजमेंट बन के आया है कि अगर एक से एंगल बढ़ाएगा तो दूसरे के पास चले जाए, दूसरा मार के भगा दे, बोले भग क्या से। तो इसीलिए ये जो 90 डिग्री वाली पोजीशन होती है, ये कौन सी पोजीशन होती है बेटा? एक्सियल। तो एक्सियल वाली पोजीशन क्या हो जाती है? लंबी हो जाती है, जिसकी वजह से इन तीनों से उसका डिस्टेंस जो है बढ़ जाएगा, इन तीनों से इसका डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा, और डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो रिपल्शन कम हो जाएगा, और इसीलिए sp3d में एक्सियल बॉन्ड लेंथ क्या मिलेगी? बड़ी। अब आते हैं इक्वेटोरियल, और इस पे ध्यान से देखिएगा। इस वाली पोजीशन पे बात करें, sp3d3 पे बात करें, ध्यान सुनना, तो बेटा sp3d3 का जो डायग्राम बनता है उसमें सेंट्रल एटम अपने आसपास क्या बनाता है? पेंटागन। ये पेंटागन की पोजीशन कितने की है बेटा? 72 डिग्री की है ना। इसमें और एंगल कितने का होता है? 90, और एक और एंगल कितने का होता है? 180। 180 को तो साइड में रख दो, कोई मतलब ही नहीं इसके रिपल्शन का। इन दोनों में से बताइए ज्यादा तगड़ा रिपल्शन किस पे लगेगा? 72। 72 एंगल इक्वेटोरियल वालों का होता है कि एक्सियल वालों का होता है? इक्वेटोरियल। इस पे एक इधर भी है, 90 पे भी है, पर 90 के मुकाबले ये 72 वाले का रिपल्शन ज्यादा होगा, क्योंकि ये छोटा एंगल है और रिपल्शन ज्यादा है। तो एक तरीका क्या है? एंगल बढ़ा लो। मान लो इसका और इसका रिपल्शन लग रहा है, तो इसको अपना रिपल्शन कम करना है तो इससे दूर भाग जाए। इससे तो दूर भागेगा, लेकिन इसके पास पहुंच जाएगा, वापस पहुंचा देगा वापस। अब अगर ये एंगल बढ़ा नहीं सकता तो फिर इसके पास क्या तरीका है? लेंथ बढ़ा ले। अभी एंगल तो उतना ही है, लेकिन इनका कंपैरेटिवली डिस्टेंस बढ़ गया, और डिस्टेंस बढ़ गया तो बेटा रिपल्शन क्या हो जाएगा? कम। और इस तरह से यहां पर कौन सा वाला लेंथ बढ़ जाता है? जो 72 वाला होता है। 72 वाला कौन होता है? इक्वेटोरियल। और इसीलिए यहां पर इक्वेटोरियल वाली बॉन्ड लेंथ क्या मिलेगी बेटा? बड़ी। और एक्सियल वाली बॉन्ड लेंथ क्या मिलेगी? छोटी। मतलब जहां पर भी एंगल कम था, वो अपने रिपल्शन को कम करने के लिए एंगल तो बढ़ा पाएंगे नहीं, तो वो अपनी लेंथ को क्या करेंगे? बढ़ा लेंगे। ठीक है। इसके बाद आते हैं अगले 5वें नंबर के पॉइंट पर, जो आपको लिखाया गया है। और वो 5वें नंबर का पॉइंट आपको क्या लिखाया कि बेटा किसी भी ऑक्सी एसिड और उसके बनने वाले ऑक्सी एनायन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा बेटा? सेम। सेम आने वाला है। आइए इस पे बात करते हैं, ध्यान सुनना। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, आपके सिलेबस में आईओसी के अंदर ये दोनों जो टर्म है ये सबसे जरूरी टर्म है। इनके स्ट्रक्चर विस्ट्रक्चर सब कुछ सीखने हैं आपको। क्या ऑक्सी एसिड अपन 2-3 बार सुन चुके हैं अभी तक? हाँ। क्या ये नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड होते हैं? हाँ। और ऑक्सी एसिड के बनने वाले एनायन को क्या बोलते हैं? ऑक्सी एनायन। क्या ऑक्सी एनायन के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़े दिन पहले हमने चार्ज की जब बात करी थी तब भी डिस्कशन किया था, याद करें इसको, ठीक है ना। आइए इसके एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो मैंने एक ऑक्सी एसिड लिखा H2CO3, मान लो मैंने एक ऑक्सी एसिड लिखा HNO3, और मान लो मैंने एक ऑक्सी एसिड लिखा H2SO4। ठीक है, ये 3 ऑक्सी एसिड है। पहले तो पहचानो कि ऑक्सी एसिड है भी कि नहीं है। कैसे पहचानते हैं? टर्नरी कंपाउंड ऑफ नॉन मेटल कंटेनिंग ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। क्या इन सब में ऑक्सीजन हाइड्रोजन है या नहीं बेटा? है। तो ये हाइड्रोक्साइड 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 है। किसके हाइड्रोक्साइड है? नॉन मेटल के। और नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्सी एसिड। अब जरा इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है आपको। सेंट्रल एटम कौन है इसमें? सुनना ध्यान से, समझना, इसमें गड़बड़ी करोगे बाद में। इसके स्ट्रक्चर बनाने नहीं सीखे अपन ने। पूरा टॉपिक आएगा पी ब्लॉक में, इनके स्ट्रक्चर थोड़े बहुत आते होंगे आपको, नो डाउट, लेकिन और भी बहुत सारे ऑक्सी एसिड से पढ़ने अपने को, तो सुनना ध्यान से। इसीलिए जब ये ऑक्सी एसिड का क्वेश्चन आएगा ना, तो अपन अभी फिलहाल में ऑक्सी एसिड प्रेफर नहीं करेंगे। अपन क्या प्रेफर करेंगे? ऑक्सी एनायन। तो अपन दोनों के बीच में ट्रांजिशन समझ रहे कि कैसे चेंज करते हैं। ऑक्सी एसिड, मुझे बताइए सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन। सेंट्रल एटम एक है या एक से ज्यादा है? एक है। एक से ज्यादा होता तो हाफ B+M - C+A काम नहीं करेगा, पर यहां काम करेगा। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। क्या ये मोनोवैलेंट है? हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है। 4 + 2 6। ये मोनोवैलेंट नहीं है, तो 6 का हाफ किया 3। H का वैल्यू आया 3। 3 का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ गया? sp2। ध्यान सुनना अभी मेरी बात को।
sp2 आया। sp2 का मतलब है कार्बन ने अपने आसपास बॉन्ड बनाने की कितनी पोजीशन तैयार करी? 3। और वो 3 पोजीशन क्या ट्राइगोनल प्लेनर होगी कि नहीं होगी? होगी। पोजीशन तैयार करी 3, साइड एटम गिनो कहां लगाओगे? हाँ, OH आते हैं इसमें। अगर आपने ये देखा ना कि पोजीशन तैयार करी 3 और साइड एटम आए 5, तो फिर तो आपका स्ट्रक्चर ही नहीं बन पाएगा। आप यहाँ O लगा दोगे, O लगा दोगे, O लगा दोगे तो H कहां लगाओगे? और H लगा दोगे तो फिर O कहां लगाओगे? और जब ये लगाएंगे नहीं एक साथ तो फिर तो मॉलिक्यूल ही नहीं बन पाता। तो एक्चुअल में आपको इनके स्ट्रक्चर अभी अपन ने सीखे नहीं, अपन सीखेंगे, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि इसमें कितने हाइड्रोजन है? 2। जितने हाइड्रोजन होते हैं उतनी बेसिसिटी होती है। क्या होती है? उसको एन फैक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एन फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर, ठीक है ना। और जितने एच होते हैं उतने ओएच बनते हैं स्ट्रक्चर में। तो 2 क्या लगाएंगे? ओएच। तो यहाँ एच अकेला नहीं आएगा ना, यहाँ 2 OH आएंगे। एक जगह यहाँ भी OH लगा दो, यहाँ भी OH लगा दो, और एक कौन बच रहा है बेटा? ऑक्सीजन। वो डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो 3 साइड एटम आ गए उसमें से। पर अभी अपने को ये चीज आती नहीं है, तो अपन इसके झमेले में पड़ेंगे भी नहीं। ठीक, आगे सुनिएगा। अब अपने को क्या करना है वो समझते हैं। अपन ने तो हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया, हाइब्रिडाइजेशन सही है। अपन क्या करेंगे, इसके जितने हाइड्रोजन है उसको हटा दो, और जितने हाइड्रोजन हटाए उतने माइनस लगा दो। तो बताइए इसमें से कितने हाइड्रोजन हटेंगे? 2। दोनों एक साथ मत हटाओ, एक एक करके हटा लो, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में ये पूछ ले, या हो सकता है एग्जाम में ये पूछ ले, दोनों एक ही बात है। इस ऑक्सी एसिड में से एक H प्लस हटाए तो ये बन गया, एक H हटाओ एक माइनस लगाओ, एक और H हटाओ एक और माइनस लगाओ। अब मुझे बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। चलो, कार्बन वैलेंस शेल में 4, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, हाँ 4 + 1 5, और माइनस को ऐड करो 6, ये मोनोवैलेंट नहीं है, तो 6 का हाफ किया 3, 3 का मतलब sp2। यहां पर आइए, कार्बन के वैलेंस शेल में 4, 2 ऐड कर दो, ऑक्सीजन को मोनोवैलेंट नहीं मानना है, तो 4 और 2 6, 6 का हाफ किया 3। क्या हाइब्रिडाइजेशन सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको OH का झमेला पता होना चाहिए, इसके लिए कोई झमेला नहीं। मुझे बताओ, कार्बन ने H इक्वल टू क्या करा? 3, 3 मतलब sp2, मतलब कार्बन ने अपने आसपास बॉन्ड बनाने की कितनी पोजीशन तैयार करी? 3। इसमें साइड एटम आपको दिख रहे थे 5, इसमें दिखेंगे 4, इसमें है, इसमें सही दिख जाएगा 4। 3 पोजीशन तैयार हुई, क्या 3 ऑक्सीजन है या नहीं है? तीनों एक 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 पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे, लेकिन याद करिएगा इस पे जो माइनस है, क्या ऑक्सीजन पे, एक ही ऑक्सीजन पे -2 लगाऊं या -1 लगाना पड़ेगा? -1 -1 वाला कैसा बॉन्ड बनाएगा? सिंगल। और न्यूट्रल वाला क्या बनाएगा? ये बनाना तो समझ लिया था अपन ने पहले भी। अच्छा, अब इससे ये बनाना है, जहां माइनस है वहां H लगा दो। क्या स्ट्रक्चर याद आ रहा है? जहां माइनस है वहां H लगा दो, तो ये बन गया H2CO3। वो स्ट्रक्चर आपको नहीं आता, लेकिन ये बनाना सीख चुके हो। अगर ये बनाना सीख चुके हो तो उससे अपन उसके ऑक्सी एसिड का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब आपको कोई बोले कि सिग्मा प्लस लोन पेयर से निकालो, क्या परेशानी? 3 सिग्मा 0 लोन पेयर, H इक्वल टू 3। क्या यहां पाई बॉन्ड है? अरे क्या यहां पाई बॉन्ड है? हाँ है। कितना पाई बॉन्ड है? 1। यहां कितना पाई बॉन्ड है? अब आगे हम लोग आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे कि वो जो एक पाई बॉन्ड है वो कौन है, पी पाई है कि पी पाई है कि डी पाई है कि जी पाई है कि नहीं जी पाई है कि क्या है ना, ये सब सीखना है अपने को। तो ये सब इसी के लिए पढ़ेंगे अपन, यही काम आएंगे ऑक्सी एसिड और ऑक्सीजन है वापस से। आइए इसके ऊपर बात करता हूं HNO3 में। मुझे बताइए HNO3 में नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है या नहीं बेटा? है। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है या नहीं बेटा? है। 5 + 1 6, 6 का हाफ किया 3, 3 का मतलब sp2, sp2 का मतलब है नाइट्रोजन ने अपने आसपास बॉन्ड बनाने की कितनी पोजीशन तैयार करी? 3। आपको तो साइड एटम 4 दिखेंगे, 4 दिखेंगे, कहां लगाने जाओगे नहीं पता अपने को, मान लिया ऐसा। वैसे तो एक OH आ जाएगा, तो अपने को क्या करना है? अपने को तो H हटाना है और माइनस लगाना है। तो माइनस लगाए तो बताइए क्या इसका फॉर्मूला ये बन जाएगा? अब इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, बताइए। 5 + 1 6, 6 का हाफ किया 3, 3 का मतलब sp2। नाइट्रोजन ने अपने आसपास 3 पोजीशन बनाए, तीनों पोजीशन पे कौन आ गया? ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन पे क्या आएगा और बाकी?
ये गलत है। नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना लिए? अरे यहाँ कितने बनाए? सेकंड पीरियड का एलिमेंट है बेटा, 4 से ज्यादा तो बना ही नहीं सकता, औकात ही नहीं है। सबसे ज्यादा गलती मैंने एक, आप याद करो जब वो कोवेलेंसी और कोऑर्डिनेशन नंबर अपन ने लिखा था, वहां पर मैंने नोट बनवा के लिखवाया था आपको नाइट्रोजन का, कि मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 4, 3 कोवेलेंट और 1 कोऑर्डिनेट। और मैंने बोला सबसे ज्यादा गलती बच्चे नाइट्रोजन के स्ट्रक्चर पे करते हो, वही करोगे यहाँ पर। यही गलतियां होंगी, ठीक है। फिक्स है, मतलब कहां पर गलती करते हो सब फिक्स है, यहीं पे होंगी, मतलब होंगी, कंफर्म बात है। अब 3 कोवेलेंट और 1 कोऑर्डिनेट। अब मुझे बताओ यहां पर, अब अपने को इससे इसका स्ट्रक्चर बनाना है, जहां माइनस है इसका स्ट्रक्चर बन गया। कितने पाई बॉन्ड है यहां पर? 1। वो क्या होगा, पी पाई होगा कि डी पाई होगा कि जी पाई होगा कि मरगाई होगा, जो होगा देखा जाएगा। इधर बताइए, इसका एनायन बना दूं तो क्या इसका एनायन ऐसा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। अब मुझे बताइए यहां पर 6 + 2 8, 8 का हाफ किया 4, 6 + 2 8, 8 का हाफ किया 4, H का वैल्यू 4 मतलब sp3, sp3 मतलब सल्फर ने अपने आसपास 4 टेट्राहेड्रल पोजीशन तैयार करी। यहां पर तो 6 साइड एटम दिख रहे हैं, समझ नहीं आएगा, लेकिन यहां आ जाएगा। क्या 4 पोजीशन तैयार करी, 4 साइड एटम है कि नहीं है बेटा? है। चारों पे एक एक ऑक्सीजन लगा दो, कितना माइनस है? 2 माइनस। तो क्या एक ही पे -2 लगा दूं क्या? अब इसका बना लेंगे, कैसे होगा? कितने पाई बॉन्ड है, वो कौन से होंगे, क्या होंगे, देखा जाएगा आराम से। क्या बात समझ में आ गई आपको? तो ये सारे जो केसेस हैं, इसको एक बार है ना कहीं पे साइड में लिख लो, जो अभी आपको 5वें नंबर का पॉइंट लिखाया गया कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सी एसिड एंड ऑक्सी एनायन आर सेम। हाइब्रिडाइजेशन सेम आएगा, चाहे इससे निकालो, लेकिन फिर से बोल रहा हूं, अपन ऑक्सी एसिड से ज्यादा प्रेफर क्या करेंगे बेटा? ऑक्सी एनायन को प्रेफर करेंगे, क्योंकि ऑक्सी एनायन में अपने को साइड एटम वाला जो लफड़ा है वो खत्म हो जाता है, अपने को आसानी से दिख जाएगा। और ऑक्सी एनायन बनाना सीख लिया तो उसमें बस एच लगा देंगे तो ऑक्सी एसिड ऑटोमेटिकली बन जाएगा। इसको लिख लो, बाकी इसके आगे कल एग्जाम्पल के डिस्कशन से स्टार्ट करेंगे, यहीं पर टेबल बनाएंगे, यहीं पर सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, है ना। 20-25 एग्जाम्पल एक साथ लेके कि किसका क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है नहीं होता वो सब देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक लिख ले, बाकी डिस्कशन कल करेंगे। राधे राधे बेटा, गुड नाइट, है ना। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।